Unacademy. इसमें मैं बेसिकली आपको ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आपको ये कराना चाह रहा हूँ अपने जो आने वाले एग्जाम है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर के सीजीएल की अगर मैं बात करूँ या सीएचएसएल की अगर मैं बात करूँ, तो उसके लिए आपको जो नया पैटर्न है क्वेश्चन को पूछने का, नया पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि कुछ सिलेबस चेंज हो गया है कुछ, बस क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा तरीका चेंज हो गया है, उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। तो अपनी कॉपी के अंदर नंबर डाल लीजिए, है ना, 1 से 25 तक नंबर डाल लीजिए। कुछ नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, कोई नए नए कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब कुछ अलग कैट की किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने दिमाग को ट्रेन करना है, प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि क्वेश्चन पूछने का थोड़ा अगर तरीका ट्विस्ट हो जाए तो भी मैं उसको झेल पाऊँ, बस इतना है। 1 से 25 तक नंबर डालिए, फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। It also shook intellectuals and would permanently change the direction of abstract pursuits that might seem highly remote from the concerns of warfare, like this and this. इसने हिला के रख दिया, इसने हिला दिया था इंटेलेक्चुअल्स को और चेंज कर दिया था डायरेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट परस्यूट्स को, जो लग सकते थे बिल्कुल रिमोट, जो हो ही नहीं सकते ऐसा लग रहे थे। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा एरर है कि वुड मॉडल है ना, परमानेंटली एडवर्ब है, मॉडल के बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है वर्ब की बेस पर आती है, चेंज नहीं, यहाँ पे चेंज आएगा, चेंज्ड नहीं, यहाँ पर चेंज आएगा। अब ये एरर है बिल्कुल टुच्चा सा, है कि ना। सेंटेंस इतना लंबा देख के वहाँ पे बैठे रहो, परेशान होते रहो। एक भाई कह रहा है सीम्स आएगा बच्चे, ये दैट के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है और दैट आया परस्यूट के लिए प्लूरल है, वर्ब प्लूरल ही आएगी, दिक्कत यहाँ पे थी। वुड मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म है तो वहाँ पे चेंज नहीं, चेंज आएगा, इतनी सी बात है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट पे जाइए, इसको करिए जरा। नीचे चला गया क्वेश्चन, 1 मिनट रुको यार, इसमें तो ऊपर भी नहीं खिसका पाऊंगा मैं। चलो आप 4 ही ऑप्शन मान लो, ए बी सी डी, आप 4 ही ऑप्शन मान लो, नीचे वाला ये ऑप्शन छोड़ दो, वैसे भी सही नहीं है वो, 4 ऑप्शन मान लो आप इसके, 4 में से बताओ। चूज द सिनोनिम, आपको सिनोनिम बताना है। अब देखो सिनोनिम पूछने का तरीका देखो, पहले सीधा ऊपर वर्ड आ जाता था, नीचे 4 सिनोनिम आ जाते थे, है ना, सीधा सीधा आ जाता था। अब इसको क्या कर दिया, इन सेंटेंसेस में पूछ लिया, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ गया बताओ। अब सारा सेंटेंस बाकी का सेम है, बस ये वाला वर्ड चेंज हो रहा है। आपको देखना है कि इनमें से एडिक्वेसी का सिनोनिम कौन सा है। पीडीएफ मिलेगा सर, पीडीएफ मिलेगा सर, पीडीएफ मिलेगा सर, पीडीएफ मिलेगा सर, पीडीएफ मिलेगा सर। हाँ भैया पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है, ठीक, उसको जमा के रखना बढ़िया से, लेमिनेशन करवा के अपने लैपटॉप में सजा लेना। अभी ये जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ना मत, पीडीएफ रख लेना लेकिन। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा ध्यान से सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचो। हाँ जी, द एडिक्वेसी ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैज बीन क्वेश्चनड, सवालिया निशान लगाए गए हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट की डैश पर, एडिक्वेसी पर, मतलब अगर कोई चीज़ एडिक्वेट होती है, पर्याप्त है कि नहीं, है ना, ये चीज़ एडिक्वेट है तो ये चीज़ इसके लिए सही है, ये चीज़ इसके लिए पर्याप्त है। कहने का मतलब ये जो सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स थे ये बेसिकली पर्याप्त नहीं है, कहने का मतलब सूटेबल नहीं है। अगर कोई चीज़ पर्याप्त भी नहीं कहना चाहिए, अगर कोई चीज़ एडिक्वेट होती है तो किसी चीज़ के लिए सूटेबल होती है, किसी चीज़ के लिए सही होती है ना, कि जितने से काम चल जाए। अब यहाँ पे आपने काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे मार्क कर रहे हैं इनसफिशियंसी। अरे भैया इनसफिशिएंट, ये एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, सिनोनिम मार्क करना, आपको एंटोनिम मार्क नहीं करना। आप पता है हिंदी मीनिंग से जा रहे हो, आप उसका आप देख ही नहीं रहे कि एडिक्वेसी का सिनोनिम बताना है, आप देख रहे हो कि अच्छा सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो पर्याप्त नहीं है, इनसफिशियंसी लगा देता हूँ। आप ये तो देखो कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो थे उनकी एडिक्वेसी पर मतलब वो ठीक है नहीं है, इस पर सवालिया निशान लगाया गया है, ये कहना चाहता है वहां पे वो। तो कहने का मतलब यहाँ पे ऑप्शन आएगा जी बच्चे बी, कॉम्पिटेंस, क्षमता। यहाँ पे उनकी जो एडिक्वेसी थी, कहने का मतलब जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट करे गए थे उनकी जो क्षमता थी कि भैया सही है नहीं है, पर्याप्त है नहीं है, इस पर सवालिया निशान लगाए गए हैं। ऑप्शन आएगा बच्चे बी। प्रेजुडिस का मतलब होता है किसी के लिए मन में
पहले से कोई टाइप की परसेप्शन बना लेना, पावर आपको पता ही है। नेक्स्ट पे आ जाइए। क्लोज टेस्ट का सवाल है, करके दिखाइए जरा इसको। अब देखना है क्या चीज़, अभी आप देखो कितने लाइव चल रहे हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट आते ही देखना 20 बच्चे घट जाएंगे। सर क्लोज टेस्ट नहीं होते, सर PQRS नहीं होते, सर पैसेज नहीं होते, तो करना, करता क्यों नहीं है? जब कोई टीचर कराता है तब तो तू क्लास छोड़ के चला जाता है, बोरिंग है बोरिंग है बोरिंग है। तो क्या कैप्सूल बांट दूं फिर क्लोज टेस्ट का? करो इसको। थैंक यू सुजीत भाई। हाँ जी, करें डिस्कस। लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। अब ये पूरा का पूरा अगर आपने पढ़ा हो, अगर आपने पढ़ा हो तो याद होगा आपको, 10वीं में कौन सी वो अपन करते थे ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऐसे करके किस चीज़ को हीट कर रहे हैं, इस टाइम पे इसमें ही बाहर ही आया फिर ही आया, करते थे ना कि नेचुरल गैस को हीट करेंगे, अच्छा पेट्रोल बाहर आएगा, डीजल बाहर आएगा, ये आएगा, लास्ट में पेट्रोलियम जेली बचेगी। ये वैसी चीज़ें किया करते थे कि नहीं किया करते थे? तो उसी से रिलेटेड है कुछ ना कुछ, कि गैसियस रिफाइनरी जो है, गैसियस रिफाइनरी जो है बेसिकली, अगर मैं मतलब किसी चीज़ को रिफाइन करने लग जाऊं, हीट करने लग जाऊं, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैस जो है वो अलग हो जाएगी, ये उसकी बात कर रहा है। वो इंक्लूड करती है क्या क्या होता है, क्या क्या निकलेगा उसमें से, हाइड्रोजन, फ्यूल गैस, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब चीज़ें निकलेंगी उसमें से, ठीक है। अच्छा, गैशियस रिफाइनरी डैश इंक्लूड, इंक्लूड आ रहा है यानी वर्ब प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल आएगा। ये गैशियस रिफाइनरी एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, यहाँ पे नाउन आएगा जिसके बाद ये वर्ब प्लूरल आ रही है, तो नाउन भी प्लूरल होगा, यानी फॉर्म तो आ नहीं सकता, ये तो सिंगुलर है, फॉर्म फॉर्म्स होता तो भी सोचते, गलत हो गया, ठीक है। अब ये गैसियस रिफाइनरी आइडियाज हैं ये सब। अब देखो, अब ठीक है। चलो जी, आओ जरा।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर हाइड्रोजन जो होती है वो डैश हो जाती है रिफाइनरी के डीसल्फ्यूराइजेशन में। डीसल्फ्यूराइजेशन वाला जो प्रोसेस होता है उसके दौरान ज़्यादातर हाइड्रोजन डैश हो जाती है। अब ये डीसल्फ्यूराइजेशन में क्या होता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को गैस स्ट्रीम से अलग कर देता है। जो गैस है उसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड को ये अलग निकाल देता है और फिर सेपरेट कर देता है कंपाउंड को हाइड्रोजन और सल्फर में। जो टोटल गैस थी उससे हाइड्रोजन सल्फाइड को अलग कर लिया और हाइड्रोजन और सल्फर को फिर बाद में अलग अलग कर दिया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन, बहुत थोड़ी क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन अभी भी रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम में रह सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे मे भी शायद रह सकती हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन क्या हो रही है, हाइड्रोजन बढ़ रही है। हाइड्रोजन डीसल्फ्यूराइजेशन के कारण बढ़ रही है, हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाती है, हाइड्रोजन बनाई जा रही है कि हाइड्रोजन प्रस्तुत करी जा रही है। क्या हो रहा है, सारी गैस थी उसमें से डीसल्फ्यूराइजेशन के चक्कर में क्या करा, हाइड्रोजन सल्फाइड अलग कर लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड को भी फिर अलग अलग बांट दिया सल्फर और हाइड्रोजन में। अब यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि थोड़ी मोटी अभी भी बच सकती है, यानी क्या है, यानी बाहर निकल गई। बाकी की सारी कैसा हो गया, यानी बाहर निकल गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंज्यूम हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, कंज्यूम हो गई। क्योंकि एनहेंस का मतलब बढ़ाना, इसका मतलब बनाना, बना थोड़ी रहे हो, जो पहले से पड़ी हो उसको ही तुम बाहर निकालने को हो रहे हो हैं। प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करना नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट भाई, रिफाइनरी फ्यूल गैस। रिफाइनरी जो फ्यूल गैस है वेरी करती है कॉम्पोजिशन में। रिफाइनरी के जो फ्यूल गैस होती है वेरी करती है कॉम्पोजिशन में, मतलब कोई प्रोडक्ट कभी ज़्यादा हो गया, कोई कम हो गया, कभी इथेन ज़्यादा निकल गई, कभी प्रोपेन ज़्यादा निकल गई, ऐसे करके, है ना। बट यूजुअली कंटेन्स अ डैश अमाउंट ऑफ मीथेन, लेकिन हमेशा इसमें डैश अमाउंट ऑफ मीथेन होता है। इसमें वेरी कर सकती है कॉम्पोजिशन, कभी ज़्यादा हो गया, कम हो गया, लेकिन इसमें हमेशा डैश अमाउंट ऑफ मीथेन होता है। इट हैज़ अ हीटिंग वैल्यू सिमिलर टू नेचुरल गैस एंड इज कंज्यूम्ड इन प्लांट ऑपरेशन। इसको प्लांट को चलाने वाले जो ऑपरेशन होते हैं उनके लिए यूज में लिया जाता है। तो कितनी मीथेन निकलती होगी, ये कह रहा है कि कम ज्यादा हो सकती है क्वांटिटी, लेकिन डैश क्वांटिटी ऑफ मीथेन निकलती है जिसका यूज किया जाता है प्लांट के ऑपरेशंस को चलाने के लिए। अगर पूरा प्लांट का ऑपरेशन उस गैस के दम पे चल पा रहा तो कितनी गैस निकलती होगी, बोलो। टेरिबल, वर्सेटाइल का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो एक से ज्यादा कामों को अच्छे से कर लेता है, कोई लेना देना नहीं। टेरिबल मतलब बेकार, अच्छी क्वालिटी का ना होना, सही ना होना, कोई लेना देना नहीं। इंपॉर्टेंस तो एडजेक्टिव है, मुझे तो यहाँ पे ना, सॉरी, इंपॉर्टेंस तो नाउन है, मुझे यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। अमाउंट नाउन है ना, इससे पहले मुझे एक एडजेक्टिव चाहिए, तो ये भी गया। सिग्निफिकेंट अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट, मीथेन का अच्छा खासा अमाउंट निकलता है जिससे पूरा का पूरा ये प्लांट चलाया जाता है। नेक्स्ट भाई, ये वाले दो करके दिखाओ जरा, ये वाले दो करके दिखाओ जरा। हाँ जितेंद्र, कर सकते हो भाई। इन दोनों को करके दिखाओ, ये उसी पैसेज का आगे पार्ट है, इन दोनों को भी करिए। द ड्रॉबैक इज द पीरियोडिक। 30 सेकेंड है लास्ट, जल्दी सी करो फिर आगे बता रहा हूं। लास्ट 30 सेकेंड्स। हाँ जी। द ड्रॉबैक इज दैट पीरियोडिक वेरिएबिलिटी इन हीटिंग वैल्यू मेक्स इट। दिक्कत क्या है, मीथेन को यूज करने में दिक्कत क्या है, ड्रॉबैक क्या है, कि इसकी जो पीरियोडिक वेरिएबिलिटी इन द हीटिंग वैल्यू है, पीरियोडिक वेरिएबिलिटी इन द हीटिंग वैल्यू। अब देखो ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स तो मुझे पता नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे आप नेचुरल गैस को, ये अपनी जो आती है ना एलपीजी, इसको स्टोर करके रख सकते हो। सिलेंडर अगर 5 साल भी आपके घर में पड़ा रहेगा ना, तो भी जैसे पहले 1 महीना चलता था तो बाद में 1 ही महीना चलेगा। लेकिन मीथेन को जब आप स्टोर करके रखते हो ना, तो मीथेन गैस की जो पावर है, जो उसकी हीटिंग एबिलिटी है, वो घटती जाती है समय के साथ। तो ये जहां तक मुझे लगता है, देखो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, मैं गैस मार रहा हूँ, एक बार आप गूगल कर लीजिएगा कि मतलब क्या है इसका, कि कमी क्या है, दिक्कत क्या है कि मीथेन, ये आगे देखो क्या लिखा हुआ है,
जिसकी वजह से इसको कस्टमर को डिलीवरी नहीं की जा सकती। जैसे एलपीजी वगैरह भेजी जाती है ना, जैसे एलपीजी वगैरह का यूज किया जाता है कि हाँ लोगों को घरों में सिलेंडर के रूप में दे दी, मीथेन वैसे क्यों नहीं दी जा सकती? मीथेन वैसे क्यों नहीं दी जा सकती? ये इसलिए कह रहा है कि ड्रॉबैक है इसका पीरियोडिक वेरिएबिलिटी इन हीटिंग वैल्यू। इसकी जो हीटिंग वैल्यू है ये ऊपर नीचे होती रहती है। इसकी वजह से ये जो चीज है ये इसे बना देती है डैश। ये इसे कैसा बना देती है? डिलीवरी के लिए कंज्यूमर को, डिलीवरी के लिए कंज्यूमर गैस डिलीवरी सिस्टम के लिए डैश बना देती है। कैसा बना देती है? अच्छा एक कमी है, इसकी वजह से क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेबल हो जाएगी। कमी की वजह से तो नहीं कर पा रहे ना ये काम, तभी तो होगा। सेटिस्फाइंग बना देती है, अप्रोप्रिएट बना देती है, एकदम सही बना देती है कि अनसूटेबल बना देती, अनसूटेबल बना देती है, हाँ कि ना? अच्छा नेक्स्ट पे आ जाइए। इसको हेमंत को कोई बता दो भाई, ये वापस क्लास बंद करके वापस चला लेगा। साउंड नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही, में लगा हुआ आधा घंटा हो गया। हाँ जी। इथेन में बी डैश फ्रॉम रिफाइनरी सिस्टम, इथेन में बी डैश फ्रॉम रिफाइनरी सिस्टम फॉर यूज एज अ पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक। इथेन को डैश किया जा सकता है रिफाइनरी सिस्टम से, इथेन को डैश कर सकते हैं रिफाइनरी सिस्टम से, रिफाइनरी सिस्टम से इथेन को बाहर निकाल सकते हैं इस चीज के रूप में काम लेने के लिए। तो क्या करोगे? इथेन को क्या करोगे? वॉर्न आउट का मतलब होता है कोई चीज इतनी पुरानी होगी, खराब होगी कि अब यूज के लिए काम में यूज की नहीं रही। ये कह रहे कि इस तरीके से यूज करना, और तुम कह रहे हो वॉर्न आउट। नहीं भैया, है ना? अच्छा इसको एग्जॉस्ट किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है, कंज्यूम किया जा सकता है। क्या लगाए? इथेन को कंज्यूम किया जा सकता है, इथेन को रिकवर किया जा सकता है, इथेन को एग्जॉस्ट किया जा सकता है। क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? इथेन को एग्जॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज को यूज करके खत्म कर देना, ठीक है। कंज्यूम का मतलब भी होता है किसी चीज को यूज कर लेना। अब यहाँ पे इथेन को रिफाइनरी सिस्टम से डैश किया जा सकता है ताकि उसे इसके रूप में बाद में यूज किया जा सके। तो भी यूज नहीं करना, उससे निकाल के अपने पास रख लेना है ताकि इस चीज के लिए यूज किया जा सके। तो इसको रिकवर किया जा सकता है, इसको रिकवर किया जा सकता है, इसको रिकवर कर सकते हो आप। जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, जो गैसियस अलग अलग कर रहे हैं सारी, इथेन मीथेन सारी अलग अलग कर रहे हैं, उसमें से इथेन को रिकवर करके अलग किया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन आएगा जी सी। नेक्स्ट पे जाइए, इसमें बताइए जरा क्या आएगा। My sincerity and patience drove me through all odds and problems of life. Select the most appropriate option to substitute। यानी इसकी जगह पर क्या लगा सकते हैं? गलत नहीं है, गलत नहीं है, तो भी आप इसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट लगा सकते हो? मेरी जो सिंसियरिटी है और पेशेंस जो थी उसने मुझे ज़िंदगी की सारी दिक्कतों से पार लगा दिया। इसके लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है? मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया वैसे, कैरिड मी। इफ समथिंग कैरीज यू थ्रू समथिंग, तो वो आपकी मदद करती है उस चीज़ से पार लगाने में, ठीक है। ये अच्छा, मेरा जो कॉन्फिडेंस था दैट कैरिड मी थ्रू दैट एग्जाम, मेरा जो कॉन्फिडेंस था उसने कैरी थ्रू कर दिया। कैरिड समबडी थ्रू समथिंग, उस मुसीबत के से निकाल देना, उस चीज को झेलने में मदद कर देना। कैरी समबडी थ्रू समथिंग, इस फ्रेजल वर्ब का फ्रेजल वर्ब को याद रखिएगा। खूब यूज भी कर सकते हो अपनी लाइफ में यार, है ना, कि ये जो चीज थी इसने मुझे कैरी थ्रू कर दिया, इसने मुझे उस मुसीबत के समय से निकाल दिया। कैरी समबडी थ्रू समथिंग, किसी को किसी मुसीबत से निकाल देना। इसमें बताइए जरा। The soldier refused to accept a dash for his bravery because he felt he was dash performing his duty. The inexperienced singer was surprised to receive dash for dash singing in the chorus. ऐसा ऐसा पुट करना है जो दोनों में, यहाँ ऐसे ऑप्शन आएंगे जो यहाँ भी आ जाए और यहाँ भी आ जाए। बिल्कुल आसान है, हालांकि बिल्कुल आसान है। सोल्जर ने ये डैश एक्सेप्ट, इस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि उसको ऐसा लगा वो तो अपनी ड्यूटी ही निभा रहा था।
तो मान लो सोल्जर की कोई तारीफ कर रहा होगा, है ना, सोल्जर को कोई तारीफ कर रहा होगा और उसको लग रहा होगा यार इसमें तारीफ करने की या सम्मान देने की कहाँ से बात है, मैं तो अपनी ड्यूटी तो कर रहा हूँ, ये तो फर्ज है मेरा, ये कहना चाह रहा है ये। अच्छा, अब यहाँ पे सोल्जर ने उस कॉम्प्लीमेंट को, रिवार्ड को, प्लॉडिट का भी मतलब होता है तारीफ, है ना, बेस्ट ओवल का मतलब होता है किसी को कोई अवार्ड वगैरह देना, ये सारे के सारे ही सही हो सकते हैं। लेकिन इधर आओ, ही वॉज एम्बिगुअसली, कहने का मतलब जिसका मीनिंग क्लियर ना हो, कंफ्यूजन हो, कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक, है ना। अच्छा, ही वॉज एफर्टलेसली, बिना एफर्ट डाले, ही वॉज सिंपली, ही वॉज नॉर्मली, बोलिए। हाँ जी, सेम ऐसे ही वो जो इनएक्सपीरियंस सिंगर थी, वो उसको बड़ी हैरानी हुई, जब उसे दिया गया डैश, जब उसे डैश मिला सिर्फ सिर्फ ये कोरस में थोड़ा सा गाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे नॉर्मली परफॉर्म कर रहा था वो ड्यूटी, सिंपली अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, एफर्टलेसली परफॉर्म कर रहा था। क्या लगाए, बोलते नहीं अपन यार मैं तो सिंपली अपना काम कर रहा हूँ, यार मैं तो सिंपली अपना काम कर रहा हूँ, इसमें क्या है, तारीफ वारीफ की क्या बात है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जी अपना सी ऑप्शन। प्लॉडिट का मतलब भी क्या होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, बेसिकली किसी की तारीफ करना, ठीक है। आई एम सिंपली डूइंग माई जॉब, कुछ खास नहीं कर रहा हूँ मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट पर जाइए, इसमें बताइए। कोरस यार वो होता है ना, जैसे एक लीड सिंगर होता है, पीछे काफी सारे खड़े होते हैं, लाला लाला करते हैं, वो कोरस होता है बेसिकली। इसमें बताइए जरा। पॉलिटिशियंस मेक, आसान है। अब ये पॉलिटिशियंस प्लूरल है, पॉलिटिशियंस क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, SEIS वाली सिंगुलर होती है, ये तो गया, ठीक है। फिर से पॉलिटिशियंस प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, हैज वाली सिंगुलर होती है, गया। अब बचे मेरे पास ये वाले दो, पॉलिटिशियंस वुड रिकॉल पॉलिसीज, वुड के साथ रिकॉल्ड, वुड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, गलत हो गया। अब बचे ये दो, शुड कॉन्फ्लिक्ट प्रॉमिस, कॉन्फ्लिक्ट भी प्रॉमिस भी, दो वर्ब एक साथ, ये क्या लगा दिया, गलत हो गया। मेड वेग प्रोमिसेस, उसने कुछ ऊट पटांगी प्रॉमिस कर दिए, हर एक बंदे को एप्पल की घड़ी दे दूंगा, हर एक बंदे को एयरपोर्ट दे दूंगा, मुझे मतलब एक बार जिता तो दो बस, है। चलो इस पे आ जाइए। 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको क्या बोलते हैं, 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको क्या बोलते हैं, SSC में काफी बार आ गया ये वन वर्ड। 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको क्या बोलते हैं, 14 लाइन की पोएम को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी सोनेट, काफी बार आ गया ये। हाँ जी, ये बाकी सारी भी पोएम्स हैं, ये भी एक टाइप की पोएम ही है, ओड भी लिरिकल पोएम होती है, बलाड भी एक पोएम होती है, इसको देख लो। लेकिन जो 14 लाइन की पोएम होती है उसको सोनेट बोलते हैं। इसमें बताइए जरा, लंबे सेंटेंस देख के डरा मत करो, अभी इसमें एरर में बोलूंगा तुम कहोगे अरे यार, है ना, लंबे सेंटेंस देख के डरो मत। हाँ जी, आई प्रेफर साइंस that do not readily admit theories so vague and slippery that empirical tests are either impossible or they mean absolutely nothing। सेंटेंस मुश्किल है पढ़ना समझना, और मीनिंग बता देता हूँ। मैं एक ऐसा साइंस प्रेफर करता हूँ जो कि थ्योरीज को बस ऐसे ही ना मान ले, मुझे ऐसा साइंस पसंद है, मैं एक ऐसा साइंस प्रेफर करता हूँ जो बिल्कुल आंख मूंद के थ्योरीज को ना मान ले, इतना ज़्यादा एडमिट थ्योरी सो वेग, जो ऐसी जो थ्योरीज होती हैं जो इतनी ज़्यादा वेग होती हैं, इतनी ज़्यादा अजीब होती हैं, इतनी ज़्यादा स्लिपरी होती हैं कि इम्पेरिकल टेस्ट आर ईदर इम्पॉसिबल, कि उनके ऊपर टेस्ट करके उनका कोई रिजल्ट निकालना या तो इम्पॉसिबल हो या फिर उसका कोई मतलब ही ना निकले। फिर से देखिए क्या मतलब है, कि मैं भैया ऐसी साइंस को प्रेफर करता हूँ, मुझे तो ऐसी साइंस पसंद है जो बहुत ज़्यादा अजीब थ्योरीज होती हैं, जिन पर टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जा सकते, जिनका कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं होता, उनको आंख मूंद के ना मान ले, उनको भी मतलब रीजन से, लॉजिक से समझे। ठीक, अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना। आई प्रेफर अ साइंस, मुझे ऐसा साइंस पसंद है जो कि,
अब ये दैट किसके लिए आया? हाँ जी, दैट किसके लिए आया? साइंस के लिए। आई प्रेफर साइंस दैट। अब तुम्हें पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर तो होता नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर तो होता नहीं। अच्छा, तो ये दैट आएगा साइंस के हिसाब से, यानी दैट के अकॉर्डिंग दैट के बाद जो वर्ब आएगी वो साइंस के अकॉर्डिंग चलेगी, यानी यहाँ पे वर्ब प्लूरल नहीं सिंगुलर आएगी। और दूसरी बात, अगर किसी नाउन से पहले ए एन आर्टिकल आते तो फिर दैट भी नहीं लगाना चाहिए था, विच भी लगाना चाहिए। ये दोनों काम करने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको विच भी करना पड़ेगा और डज भी करना पड़ेगा। ये दोनों काम आपको करने पड़ेंगे। समझ में आया जो कहना चाह रहा हूँ? अब काफी भाई टूट पड़े हैं, प्रेफर के साथ टू आता है, प्रेफर के साथ टू आता है। सर मैंने रट्टे बिठाए सारी रात बैठ बैठ के और प्रेफर के साथ टू क्यों नहीं आ रहा है? नकलियों के सम्राट। आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर टी टू कॉफी। अगर दो चीजें दी होती है ना, अगर दो चीजें दी होती हैं जिनमें तुलना करनी है, तब आता है प्रेफर के साथ टू, अगर मैं ऐसे लिख दूं आई प्रेफर कॉफी बिफोर गोइंग टू बेड, मैं कॉफी प्रेफर करता हूं सोने जाने से पहले, तो इसमें टू आएगा क्या? जब दूसरी चीज दी ही नहीं हुई, जिन दो चीजों की तुलना करवानी है, दूसरी चीज मेंशनड ही नहीं है, तब कहेगा टू लगा दोगे हैं? तो यहां पे बच्चे प्रेफर वर्ब है, साइंस इसका ऑब्जेक्ट, आई प्रेफर दिस। दूसरी चीज दी होती है तब आता है ये टू। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा। थोड़ी ना यार स्लाइड में आज गड़बड़ होगी, ज्यादा नीचे चली गई। चलो करके दिखाओ। वैसे तो तुम समझदार हो, इतनी देर तो लगाओगे नहीं इसको करने में। शी सेड टू मी इट हैज बीन रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन रेनिंग, एक ही ऑप्शन में आ रहा, टेक कर आगे बढ़। इसमें बताइए जरा, क्या आएगा? ध्यान से देखना इस बार, ये क्वेश्चन बहुत गजब है। इधर देखो, वन ऑफ दीज वर्ड अंडरलाइन माइट बी रॉन्गली स्पेल्ड, या तो स्पेलिंग गलत हो सकती है, या फिर इनएप्रोप्रिएट भी हो सकता है। भी सेंटेंस के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से, मतलब मीनिंग, उस वर्ड के मीनिंग के हिसाब से वो सेंटेंस में आना ही ना हो। सिर्फ स्पेलिंग करेक्शन नहीं, एरर भी चेक करना पड़ेगा। सवाल समझ में आया जो ऐसा मैंने दिया है? मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ स्पेलिंग की गलती नहीं है, स्पेलिंग गलती तो चेक करो ही करो, पहले तो स्पेलिंग गलती चेक कर लो जल्दी से। अगर वो नज़र नहीं आती है तो थोड़ा सा एक बार सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें ये वर्ड पुट नहीं होना था, इस वर्ड की जगह कोई और वर्ड आना था, ये मीनिंग के अकॉर्डिंग गलत है या ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत है, ये भी अब आपको देखना पड़ेगा। देखो जरा, हाँ जी, जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, कल्टीवेट कर लेते हैं, जब हम इकट्ठी कर लेते हैं डीप सेंस ऑफ फेथ, अपने अंदर फेथ लेके आ जाते हैं, हमारी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस लेके आ जाते हैं, और हमारे अंदर इनडोमिटेबल स्पिरिट, कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट होती है, तो कोई चीज़ हमें नहीं रोक सकती सक्सीड करने में। जिस भी चीज़ को हम परस्यू करते हैं, हमारी जितनी परस्यूट्स होती हैं उनमें सक्सीड करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, और इन ग्रेट रिवार्ड से भी हमें कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे परस्यूट की स्पेलिंग गलत है, PURSUIT से बनेगा, तो परस्यूट की स्पेलिंग गलत है। इसमें तो स्पेलिंग एरर ही निकला, और कोई ग्रामर एक क्वेश्चन और आएगा उसमें देखना। बेसिकली बच्चे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई कोर्स दोबारा करने की ज़रूरत है, ना मुझसे ना किसी और से, ठीक है? अभी आप देख रहे होंगे दुनिया जान के कोर्सेज की बाढ़ आई हुई है, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार जिन्होंने पहले कोर्सेज कर रखे हैं बच्चे, 2 महीने पेपर में बचे हैं। तुम्हें समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? बिल्कुल बड़े भाई की तरह गाइड कर रहा हूँ। 2 महीने सारे पेपर में बचे हैं, बिना मतलब के 50-50 कोर्स मत खरीद लेना। अब पता चले कि कोर्स ही देखते रह गए। उस 2 महीने को अगर आप प्रैक्टिस पे लगाते, जो आपने पहले कोर्स कर रखे हैं, जो आपने पहले नोट्स बना रखे हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना है, पढ़ना वही था, बस हल्का सा प्रैक्टिस के टाइम पे डिफिकल्टी लेवल मामूली सा इंक्रीज कर लो, बस ये, ठीक है? कब मिलेंगे ये वाली सलाह देने वाले लोग?
ठीक है, ज़्यादा लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आ गया है बैच, समझो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ये खोपड़ी यूज़ करना, कम से कम जो मेरी क्लासेस देखते हैं, मेरे से जो पढ़ते हैं, तुम तो मत करना यार वो बेवकूफ़ियाँ, है ना। बाकी ज़्यादा आजकल किसी को सलाह दे के कोई फ़ायदा नहीं है, जिसने गर्त में जाना है उसने जाना ही है। चलो, हु ब्रोक द वॉल पेंटिंग, हु ब्रोक द वॉल पेंटिंग। अब यहाँ पे ब्रोक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में वॉज ब्रोकन से बनेगा, है ना। तो एक ऑप्शन तो ये तो रेस से बाहर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे बाय हुम वॉज द वॉल पेंटिंग ब्रोकन। अबे चेंज क्या किया इसने, अच्छा इसमें बाय हु छोड़ दिया है तो गलत हो गया। अच्छा, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, दो बार सेम ही टाइप कर दिया क्या, बाय हुम वॉज द वॉल पेंटिंग ब्रोकन। कुछ टाइपिंग एरर है क्या बच्चे, इनमें से कोई भी एक टिक कर लो, कोई भी एक टिक कर लो, कोई ना कोई टाइपिंग एरर हो गया होगा, कोई ना कोई टाइपिंग एरर हो गया होगा। ठीक है, आप एक काम करो, इसमें वॉज बीन ब्रोक, यहाँ पे बीन ब्रोकन करके इसको गलत कर लो, इसको सही कर लो फिर। ठीक है, कोई भी एक इनमें से सही मान सकते हैं अपन, वो सेम गलत टाइप हो गए। इसमें बताइए ज़रा, इसमें बताइए ज़रा, राजस्थान हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया है, राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है जो काउ स्मगलिंग का केस था पहलू खान के खिलाफ, जिसको जिसको लिंच कर दिया गया, जिसको फांसी टांग दिया गया मॉब के द्वारा। किनकी मॉब के द्वारा, काउ विजिलेंट्स की मॉब के द्वारा। अब यहाँ पर देखो जरा, देख के बताइए क्या कोई वर्ड की स्पेलिंग गलत है, देख के बताइए क्या कोई वर्ड की स्पेलिंग गलत है, या फिर वो इनअप्रोप्रिएटली यूज हुआ है, सही यूसेज नहीं कर रखा। तो यहाँ पर क्वैश का मतलब होता है खारिज कर देना, लिंच का मतलब होता है फांसी टांग देना, एलिजिबली का मतलब किसी को प्रारोप होना। गलती बच्चे, यहाँ पे विजिलेंट नहीं विजिलेंटी आएगा, विजिलेंट होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के अंदर एस नहीं लगा सकते आप। यहाँ पे नाउन चाहिए था, काउ विजिलेंटीज जो हैं, काउ विजिलेंटीज जो हैं, यहाँ पे स्पेलिंग आनी चाहिए थी ये, यहाँ पे स्पेलिंग आनी चाहिए थी ये। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए ज़रा, फिर बता रहा हूँ बच्चे, बच्चे आते हैं, अभी मुझे कह रहा है, कमेंट कर रहा है, सर फ्री कोर्स पढ़ा दीजिए ना, इस चैनल पे कमेंट कर रहा है ना। अब वो अभिनय सर के साथ वो गया था मिलने, वो वाली मीटिंग वाली वीडियो डाली, एक बच्चा नीचे कमेंट करा है, सर ये मीटिंग वीटिंग तो होती रहेंगी, तुम भी फ्री कोर्स चालू कर लो, उसको ये नहीं पता 10 तारीख से चालू कर रखा है। तो बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और ये कमेंट वमेंट करने से पहले लिटल लिटल हल्का फुल्का थोड़ा सर्च करके ही देख लो। हैं, पिछले 2 साल से पढ़ाने लग रहा हूँ रोज, उससे पहले 1 साल का बीच में गैप ले लिया था यूट्यूब से, उससे पहले पूरा कोर्स पटक दिया था इसी चैनल के ऊपर। तो इधर उधर मत भटको बच्चे, पहले एक बार कमेंट करने से पहले मेरे ही चैनल एक बार देख लिया करो, क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा। नया चैनल बना लिया है अपन ने एक, अमन वशिष्ठ सर इंग्लिश नाम से, उस पे बच्चे फ्री कोर्स चालू कर रखा है, प्लेलिस्ट में कमेंट में पिन भी कर दूंगा। ठीक है, हाँ जी। तो इज टीचिंग दिया हुआ है, राहुल इज टीचिंग, इज एम आर प्लस बींग प्लस V3 से बनेगा, इज एम आर प्लस बींग प्लस V3 कहाँ आ रहा है, एक में ही आ रहा है, टिक कर आगे बढ़। इसमें बताइए ज़रा, इसमें बताइए ज़रा, ही appeared to be dash as everyone in the party was dash about him। ऐसा सिलेक्ट करना है जो दोनों में पुट हो सके, इधर भी दोनों को सेटिस्फाई कर दे, इधर भी दोनों को सेटिस्फाई कर दे। बीइंग द डैश ऑफ द मीटिंग ही वाज डैश अबाउट न्यू प्रोजेक्ट। हाँ जी, नॉन एंटिटी का मतलब क्या होता है, नॉन एंटिटी का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। ही अपियर टू द डैश, ही अपियर टू बी द डैश। अब यहाँ पे हर कोई उसके बारे में, हर कोई उसके बारे में क्या कर रहा था, सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो भैया वो क्या होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये तो गया। अच्छा, बॉस लग रहा था वो, हॉट शॉट लग रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी लग रहा था, साइनोश्योर का मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, तीनों हो सकते हैं। और देखते हैं जरा,
क्योंकि हर कोई उसके बारे में इनक्रेडुलस था, उस पर यकीन नहीं करता था। हर कोई उसके बारे में संदेह, स्केप्टिकल था, उस पर संदेह कर रहा था हर कोई, कि हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। पहले ये लिखोगे, पहले तो आप लिख रहे हो कि भैया वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, फिर कह रहे हो कि हर कोई संदेह कर रहा था। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था तभी तो हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ पे आएगा बच्चे क्या, टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट बताइए, इसमें बताइए जरा, अरेंज करना है बेसिकली इनको अरेंज करना है। PQRS का सवाल कह सकते हो आप इसको, जम्बल्ड सेंटेंसेस कह लो, PQRS कह लो, एक ही बात है। करो जरा इसको। हाँ जी, अब काफी बच्चों को लग रहा होगा अ हेल्थ बुलेटिन से शुरू कर लेता हूँ, है ना, अ हेल्थ बुलेटिन से शुरू कर लेता हूँ, लेकिन ए से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और कहाँ से शुरू करने का मन कर रहा है, जैसे बहुत लोग डी 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 चिल्ला रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस, क्या जोड़ोगे इसके आगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस अ हेल्थ बुलेटिन, टोटल नंबर ऑफ केसेस इन द कैपिटल इन द पास्ट, टोटल नंबर ऑफ केसेस इन द कैपिटल इन द पास्ट 24 आवर्स टेकिंग, टेकिंग ऐसे जोड़ोगे, अरे ऐसे जाएगा ये, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ केसेस टू दिस। कुछ आ रही है मेरी बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं। 3,227 नए कोविड केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि ले गए हैं, मतलब कहाँ रिपोर्ट हुए हैं, कैपिटल में दिल्ली में, जिनकी वजह से टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ से बढ़कर बेसिकली वो यहाँ तक पहुँच गया है, इनको जोड़ करने के बाद। ऐसा कहा है एक हेल्थ बुलेटिन ने, ये ऐसे बनेगा जी, यानी ऑप्शन जो है अपना वो सी से बनेगा। एज मैनी एज, इतने नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं कैपिटल में पिछले 24 घंटे में, जिन्होंने बढ़ा दिया है टोटल नंबर ऑफ केसेस को यहाँ तक, जिन्होंने बढ़ा दिया है, टेक दिस नंबर टू दिस नंबर, यानी इन इतने ये केस ऐड होने की वजह से टोटल नंबर यहाँ तक बढ़ गया, ऐसा का अकॉर्डिंग टू न्यूज बुलेटिन, अकॉर्डिंग टू हेल्थ बुलेटिन। ई के जस्ट बाद ए आएगा, ई के जस्ट बाद ए आएगा, समझ में आया। दूसरा, ये जो नए केस हैं इन द कैपिटल, इसके बाद जाएगा रिपोर्टेड इन द कैपिटल, रिपोर्टेड इन द कैपिटल, सी के जस्ट बाद बी आएगा, सी के जस्ट बाद बी आए, ई के जस्ट बाद ए आए, ऐसा ऑप्शन ये रहा। बहुत कम बच्चों का सही हुआ भाई, बहुत कम बच्चों का सही हुआ। दिखने में आपको ऐसे लग रहा होगा एक एक लाइन वाला, एक एक लाइन वाला है, हाँ के ना। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अटैच करने की कोशिश किया करो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अटैच करने की कोशिश किया करो। इन द कैपिटल, क्या इन द कैपिटल, पहले बताना पड़ेगा। इन द कैपिटल, क्या इन द कैपिटल, इन द कैपिटल इन द दिस, टेकिंग दिस टू दिस, तो भैया यहाँ पे बी से तो शुरुआत हो नहीं सकती, ठीक है। टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, तो टू यहाँ से प्रीपोजिशन से शुरुआत हो रही है, टू दिस, क्या चीज़ टू दिस, तो ई से शुरुआत नहीं हो सकती। दो गए, अब बचे मेरे पास ये बी और डी ऑप्शन, बचे मेरे पास ये बी और डी ऑप्शन। पहले डी को ही देख लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस, उसके बाद आ गया आपका ई, टोटल नंबर ऑफ केसेस टू दिस, टोटल नंबर ऑफ केसेस टू दिस। एक बात बताओ, इसमें वर्ब कहाँ है, टोटल नंबर ऑफ केसेस टू दिस, टोटल नंबर ऑफ केसेस इतने हो गए, वर्ब कहाँ है इसमें, डी के जस्ट बाद ई कैसे आ जाएगा। कुछ आ रही है मेरी बात समझ में। इससे पहले कोई ऐसी वर्ब होती जो इन दोनों का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देती, तब तो हो जाता। डी ई से तो शुरुआत हो नहीं पाएगी, हाँ कि ना। ये अब डी ई क्यों आ पा रहा है, क्योंकि टेक के बाद टेक द टोटल नंबर टू दिस, टेकिंग द टोटल नंबर टू दिस, ये हो सकता है। टेक वर्ब का ये टेक जेरेंड का ऑब्जेक्ट हो जाएगा टोटल नंबर, और टू प्रीपोजिशन से वो अटैच हो जाएगा, यानी ऑप्शन आएगा जी ये। नेक्स्ट पाइए, सर प्रोनाउन की प्रैक्टिस क्लास नहीं होगी क्या। अरे चैप्टर खत्म होने के बाद एक किताब पकड़ और रगड़ दे, अब प्रैक्टिस के लिए भी मेरे ही भरोसे बैठेगा तो 3 साल में जाके कोर्स कंप्लीट होगा। इतनी पता नहीं यार ये, अब मैं क्या बोलूं।
तुम्हारी भी गलती नहीं है, हम जैसों की गलती है। हमने प्रैक्टिस बैच वगैरह चला के ना तुम्हारे हाथों में इतनी मेहंदी चढ़ा दी है, उसमें तुम्हारी गलती नहीं बच्चे, शायद हमारी ही गलती है। ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाए, किताब उठा फटते उसको रगड़ दे आधे घंटे में। चलो अब क्या ही बोले, ठीक है, जो है बढ़िया, अच्छा है। वैसे इस वाले चैनल पे बच्चे एक प्रैक्टिस बैच चलाया था मैंने, चैप्टर वाइज वाला प्रैक्टिस बैच। चैप्टर वाइज वाला एक प्रैक्टिस बैच है, पूरा का पूरा एक वो भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, पूरी की पूरी प्रैक्टिस बैच की एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। उसको देख ले, हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रखी है इस चैनल पे। जब वो नए वाले चैनल पे प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो जाए ना, तब इस चैनल से उसकी प्रैक्टिस बैच लगा दियो। ऐसे कर लियो भाई। डाउट आए तो क्या करें? अब तेरे को सुनने में लगेगा कि ये तो मजे ले रहा है, डाउट आए तो पेड कोर्स लें। ठीक है, फिर तो कहेगा पेड कोर्स बेचने आ गए। अब बच्चे सारी दुनिया के डाउट मैं क्लियर कर पाऊँ वो पॉसिबल नहीं है। पढ़ा सकता हूँ मैं आपको, ऐसा पढ़ा सकता हूँ कि डाउट बिल्कुल मिनिमम आए, लेकिन आप सोचिए मैं हर बच्चे को अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँ कि डाउट भी मुझे ही भेज देना, उसके लिए बच्चे माफ़ी चाहूँगा, मैं इंसान हूँ, नहीं हो सकता वो। पहले उन पेड कोर्स वालों के डाउट बताने मेरे को 4-4 घंटे रोज के अपने डिवोट करने पड़ते हैं, 3-3 4-4 बजे सोता हूँ रात को, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा बच्चे, हाथ जोड़ के, पॉसिबल नहीं। चलिए, A truck had assumingly collide. A truck had assumingly collide with a car. अब तुम्हें पता है कि had के बाद तो V3 आएगा, had के बाद तो V3 आएगा, हाँ के ना? तो ये वाला ऑप्शन तो गया। ठीक है, ट्रक हैड ट्रिमेंडसली मिस है, अब फिर से V3 नहीं है, गलत हो गया। अच्छा, वर्चुअली रिसीव्ड, कॉन्सिक्वेंटली मेट और कोलाइड। ट्रक और गाड़ी का क्या होगा? ट्रक और गाड़ी की मीटिंग होगी, ट्रक और गाड़ी की मीटिंग होगी, दोनों साथ में, क्या मतलब, क्या कॉफी डेट पर जाएंगे ये वाले दोनों हैं? ट्रक ने गाड़ी को रिसीव कर लिया कि ट्रक टकराएगा? एविडेंटली टकराया इसके साथ, बढ़िया से टकराया। इसमें बताइए ज़रा। हाँ जी, इसमें बताइए। करेंगे हंसू भाई, वो भी जल्दी चालू करेंगे। थैंक यू आरव सिंह, थैंक यू। A vivacious and lively experience is said to be. A vivacious and lively experience is said to be. एक बहुत ज़्यादा विवेशियस और लाइवली एक्सपीरियंस अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैसा एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको? सूदिंग क्या होता है? ठंडक देने वाला, दर्द कम करने वाला, शांत करने वाला। सिंथेटिक मतलब जो रियल ना हो। सीनिक मतलब दिखने में बहुत अच्छा। सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग का मतलब होता है जो आप में एनर्जी भर दे, आपको जिंदा दिल कर दे। यहाँ पे आएगा जी सिंटिलेटिंग एक्सपीरियंस। इसमें बताइए ज़रा, अरेंज करिए ज़रा इसको। 3 सवाल और बचे हैं, जल्दी सी करो। 3 सवाल और बचे हैं, जल्दी सी करो। अच्छा सवाल है। PQRS दिखने में एक एक लाइन वाले हैं, लेकिन जोर लगेगा दिमाग का, करो कोशिश। ऑप्शन छुप गए मुझे लग रहा है। सी ऑप्शन है बच्चे इसमें, D A B E C, और डी ऑप्शन है इसमें, BDECA। चलो देखो जरा, ई से तो शुरुआत हो नहीं सकती, और ई से चलो कोई ऑप्शन भी नहीं दे रखा। अच्छा, शुरुआत अपन यहीं से करके देखें, दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड। अब इस वर्ब को ऑब्जेक्ट देखते हैं, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया, क्या अलाउ कर दिया? हाँ जी, क्या अलाउ कर दी? CBI और ED की अपील अलाउ कर दी। फॉर एन अर्ली हियरिंग ऑन इट्स लीव टू अपील, एक अर्ली हियरिंग अलाउ कर दी ऑन इट्स लीव टू अपील अगेंस्ट द 2G केस एक्विटिंग एक्विटल। अब आपने सुन रखा होगा थोड़ा सा, देखो GS से रिलेटेड भी है।
ये टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा और बाकियों को कोर्ट ने एक्विट कर दिया था, दोष मुक्त करार दे दिया था। इसके खिलाफ ये सीबीआई और ईडी ने अपील करी कि इनको गलत छोड़ दिया गया है, हम दोबारा अपील करना चाहेंगे इसके रिगार्डिंग, जिसमें उस वर्डिक्ट अगेंस्ट द 2G केस वर्डिक्ट, जो 2G केस की वर्डिक्ट थी उसके खिलाफ जिसमें एक्विट किया गया था इनको, यानी सी के जस्ट बाद ई आएगा, सी के जस्ट बाद ई आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है सी के जस्ट बाद ई आ रहा हो? सी के, कुछ उल्टा बोल रहा हूं क्या मैं? सॉरी, ई के जस्ट बाद सी, ई के जस्ट बाद सी आ रहा हो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? एक तो चलो गया, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और देखो जरा, दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया क्या? सीबीआई और इसकी अपील को। ए के जस्ट बाद बी वाला ऑप्शन देखना, ए बी जैसा ऑप्शन, दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया सीबीआई और ईडी की अपील को। अच्छा, अपील किसके खिलाफ है ये? अपील फॉर एन अर्ली हियरिंग। हाँ, क्या अपील करिए कि अर्ली हियरिंग कर दी जाए ऑन इट्स लीव टू अपील। किस चीज के खिलाफ अपील के? इनकी जो अपील थी कि अर्ली हियरिंग कर ली जाए इस अपील के लिए, तो एकदम सही ऑप्शन आएगा जी ए। बच्चे सही ऑप्शन आएगा जी ए आपका। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा क्या आएगा। बहुत टुच्चा सा सवाल है, इससे टुच्चा सवाल तो मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। विल है, आई विल हैव अ कप ऑफ टी, विल है, वुड में चेंज हो जाएगा, ये गया, ये गया, अब ये दो बचे। हाँ जी, सेड दैट ही वुड हैव, वुड हैव के बाद हैड, ये कहाँ से आ गया? विल हैव है, वुड हैव में चेंज होना है। बी ऑप्शन टिक कर आगे बढ़। इसमें बताइए ज़रा, सेकंड लास्ट सवाल पे आ जाओ, फिर देखेंगे 25 में से आपके कितने नंबर आए। 25 में से आपके कितने नंबर आए चेक करेंगे एक बार, जल्दी से इसमें बताओ। सेकंड लास्ट सवाल है, करो इसको। आई सजेस्टेड हर 2 डेट्स बोथ इन कमिंग मंथ्स एंड जस्ट अ फ्यू डेज डैश। मैंने उसे 2 डैश डेट्स बताई, मैंने उसे 2 डैश डेट सजेस्ट करी आने वाले महीने की, और दोनों जस्ट फ्यू डेज डैश थी। हाँ जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैंने उसको 2 ऑल्टरनेटिव डेट्स बताई कि या तो इस पे कर ले या इस पे कर ले, जो आने वाले महीने में, और कुछ ही दिन अपार्ट थी, या तो इसमें करो या फिर इसमें कर लो, मतलब थोड़े दिन का गैप था उसमें, ज़्यादा लंबा उसमें गैप नहीं था। कुछ आई बात समझ में? तो ऑप्शन आ जाएगा बच्चे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, गेट अवे। गेट अवे का मतलब क्या होता है? गेट अवे, गेट अवे, गेट अवे का मतलब होता है किसी चीज़ से बच के निकल जाना, छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ से बच के निकल जाना। अब आप 25 में से मुझे आंसर बताओ अपने, 25 में से अपना फाइनल स्कोर बताओ कि 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। वो टिक क्रॉस जल्दी से कैलकुलेट करो सारे बच्चे, एक बार कमेंट करके मेरे को बताओ 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चन सही हुए? कितने क्वेश्चन सही हुए? ये बच्चे अनअकैडमी, ये जो भी सुनना चाहें बच्चे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो भी सुनना चाहें बैचेस का बता रहा हूँ, जो इंटरेस्टेड हो सुन सकते। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, एक तो भाई ये न्यू ईयर ऑफर आया हुआ है, जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक लेना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। अभी 23% का आपको ऑफ मिलेगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो 5200 का पड़ रहा है इसके अंदर, ठीक है जी। और जो भी ओनली इंग्लिश के लिए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये वाला बैच है। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, उसको आप देख सकते हैं। उसका कमेंट में, मतलब उसका जो लिंक है वो कमेंट में पिन करा दूंगा। इसके अलावा जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो अनअकैडमी प्लस की फ़ीस होती है ना बच्चे, कोई एक सिंगल टीचर की फ़ीस नहीं होती है। ऐसा नहीं कि इसमें आप मेरे ही वीडियोज़ देख पाएंगे या मेरा कोई एक ही बैच देख पाएंगे। जितने एजुकेटर अनअकैडमी पे, एसएससी के जितने एजुकेटर हैं उनके जितने बैचेज़ हैं, लाइव रिकॉर्डेड, इसमें सारे फीचर, आज का डाउट हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गई, सारे के सारे फीचर आपके उसी फीस के अंदर होते हैं। कोई आपको दोबारा फ़ीस पे नहीं करनी होती है वहाँ पे, ठीक है जी। मेरे जितने बैचेज़ हैं, चाहे मैं ग्रामर बैच की बात करूँ, चाहे मैं वोकैब बैचेज़ की बात करूँ, चाहे मैं प्रैक्टिस बैचेज़ की बात करूँ, यानी आपका कंप्लीट तैयारी का वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन का सोच रहे हैं तो अभी 23% ऑफ भी चल रहा है। AVS10 मेरा डिस्काउंट कोड है, ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप ये कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लें, चाहे आप ये मेरा सिंगल वाला लें, बस एक ही वादा कर सकता हूँ बच्चे के, लाइफ में दोबारा आपको इंग्लिश के लिए जेब से पैसे नहीं निकालने पड़ेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, आपका एक एक रुपया वर्थ इट होगा, ठीक है जी। तो अगर वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वो अपना लाइक कमेंट शेयर वाला देख लीजिएगा।
मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।